हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सिविल में हम लोग जो जनरल साइंस का टॉपिक देख रहे थे, जो केमिस्ट्री सेगमेंट था, उस केमिस्ट्री सेगमेंट में हम लोगों के जो 5 टॉपिक थे वो पूरे हो गए थे, है ना। जैसे जो पहला था, वो जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, उसको बोलते थे सर पदार्थ का संगठन, है ना। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे और रिलेटेड विथ जो क्वेश्चंस थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। दूसरा जो हम लोग का चैप्टर आया था, जो केमिस्ट्री में ही इंक्लूड था, उस चैप्टर को हम लोग बोल रहे थे परमाणु की संरचना, है ना। परमाणु की संरचना, ठीक है। इसमें अलग अलग जो हाइपोथेसिस थी परमाणु से रिलेटेड, जैसे टॉमसन का मॉडल आया, भाई उन्होंने क्या कहा, उन्होंने परमाणु के बारे में जो व्याख्या की वो किस हद तक सही थी, उनकी सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी, उनको जो फर्दर जो सही करने का प्रयास किया वो किया किसने। तो आप कहोगे टॉमसन के बाद आए थे रदरफोर्ड, उन्होंने भी अपने कुछ परिकल्पनाएं दी, काफ़ी हद तक वो सही रही, लेकिन कुछ चीज़ों पर वो कमज़ोर हो गई, जिस वजह से किसी अनदर साइंटिस्ट का मॉडल आया, जैसे पहले टॉमसन, फिर रदरफोर्ड, उसके बाद कौन सा आया था, बोर, है ना। फिर बोर में भी कुछ कमियां हुई तो सोमरफील्ड का मॉडल आया। ये सब मॉडल जो थे वो परमाणु से रिलेटेड थे, जो पूरा चैप्टर हम लोगों ने अपना परमाणु की संरचना में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का चैप्टर था, उसको हम लोग इंक्लूड कर रहे थे किसमें, रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी, ठीक। तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी से जो रिलेशन था कि क्या है रेडियो एक्टिविटी, कौन कौन से तत्व इसको शो करते हैं, हम लोग ह्यूमन वेलफेयर में इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कौन कौन से सिद्धांत इसमें यूज़ होते हैं, वो सारे भी हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया था वो था हम लोग का किसका, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, है ना, ठीक। कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है, इनसे रिलेटेड जितनी भी हाइपोथेसिस थी, जितनी भी परिकल्पनाएं थी, जो अलग अलग विद्वानों ने या वैज्ञानिकों ने दी थी, उनको हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस पेंडिंग थे, तो हम जल्दी जल्दी पहले इसके क्वेश्चंस डील करते हैं, और उन क्वेश्चंस को करने के बाद हम जो टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक। ठीक। तो इसके हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन हम लोगों के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्लियर तो दिख रहा है ना, ठीक है। देखो सर, वो अम्ल के बारे में पूछ रहा कि अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं। तो अम्ल के रिलेटेड 3 हाइपोथेसिस हमने आपको समझाई थी, और वो हाइपोथेसिस क्या कहती थी कि सबसे पहले पहले सबसे जो किसकी आई थी परिकल्पना, वो आई थी आर्हीनियस, है ना। आर्हीनियस ने कहा आप पदार्थ का जलीय विलयन ले लो, जलीय विलयन ले लो, और यदि उस जलीय विलयन में वो पदार्थ H प्लस दे तो क्या कहलाएगा, अम्ल। और यदि आप जलीय विलयन ले लो और वो पदार्थ OH माइनस दे तो क्या कहलाएगा, क्षार। क्षार की जगह यहाँ क्या था, क्षारक था, है ना, भस्म, ठीक। और फिर यहीं पे मैंने कैटेगरी डिसाइड कराई थी आपको, यदि वो जल में घुल जाता है, ठीक, और जल में नहीं घुलता, जल में नहीं घुलता, ठीक। तो यदि जल में घुल जाता है तब तो वो क्या कहलाएगा,
तब वो कहलाएगा क्षार। और यदि जल में नहीं घुलता तो वो क्या क्षार नहीं कहलाएगा। तो देखो, अम्ल वह पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। सर इलेक्ट्रॉन का तो नाम नहीं था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रदान नहीं सर। अम्ल की बात करो तो जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, H+। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अम्ल। और जो OH माइनस देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षार। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षार। बात करते हैं भस्म, तो भस्म में प्रोटॉन का जो जस्ट अपोजिट होता है। यदि H+ ले लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, भस्म। तो देखो, प्रोटॉन वाली चीज है ना, प्रोटॉन देता तो नहीं है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन बी, अम्ल व भस्मों की क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हमने आपसे बताया था कि एक अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, या इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और इस अभिक्रिया में अम्ल जो है वो क्षार से संयोग करके लवण बना देता है ना। जैसे हमने आपसे कहा था, ये क्या है, क्षार है, ये क्या है सर, अम्ल है। और ये दोनों कंबाइंड करके एक लवण बना देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण लवण, या इसी को हम लोग बोलते हैं नमक। और साथ में क्या होता है, तो ये बन जाता है H2O। ठीक, तो क्या बनता है, लवण। तो फलस्वरूप क्या बनता है, लवण। ठीक है, अम्ल तो नहीं बनता है। ईस्टर तो एक फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, अभी हम लोग ऑर्गेनिक देखेंगे तो देखिए, उदासीनी क्रिया में क्या बनता है, उदासीनीकरण अभी हल बताया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में, एक मिनट रुकना। हाँ, तो उदासीनीकरण प्रक्रिया में वो लाइट चली गई तो दिक्कत होगी उसमें। ठीक, तो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया थी उसमें क्या बन रहा था, आप कहोगे अम्ल से जब क्षार रिएक्शन करता है तो हमको क्या मिलता है, लवण। हमको क्या मिलता है, लवण। जैसे आपने एक प्रबल अम्ल लिया HCl और प्रबल क्षार लिया NaOH। यदि इन दोनों की रिएक्शन हमने कराई तो बताओ, इन दोनों की रिएक्शन से हमको मिला NaCl प्लस H2O। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमको क्या मिलता है, लवण। ठीक, अब यही लवण के बहुत सारे हमने डिस्कस किए थे। जैसे एक था सामान्य लवण, है ना। तो सामान्य लवण वो लवण है जहां पर ना तो H+ हो ना OH माइनस। ठीक, जैसे हमने आपको बताया था फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 224H2O। ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे थे क्या, पोटाश एलम। क्या बोल रहे थे, पोटाश एलम। अब अगर यहाँ पे हमने आपसे कहा अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, ठीक, तो यहाँ पे हम प्रेजेंस देख रहे थे H+ की। हमने आपसे कहा था क्षारीय लवण, ठीक, क्षारीय लवण। तो यहाँ क्षारीय लवण में जो हम लोग देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, तो क्षारीय लवण में हम लोग का निकल के आ रहा था, क्षारीय लवण में हम लोग का निकल के आ रहा था क्या, OH माइनस, है ना। फिर यहाँ हम लोगों ने बात की थी द्विक लवण, है ना, द्विक, है ना। तो द्विक लवण का मतलब था डबल सॉल्ट, है ना। इसका भी एग्जाम्पल बताया था। फिर हमने आपसे बताया था कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था, मान लो K4FeCN6। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आप कह रहे थे ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक, तो ये तो हुई थी लवणों की बात। अब इसी से हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो क्वेश्चन क्या थे, हम जरा देख लें।
तो अब इसी में पूछा जा रहा था, आप अम्ल को या क्षार को पता लगाने के लिए किस पत्र का उपयोग करते हैं। तो यहीं हमने आपको बताया था सर लिटमस पेपर, है ना, और यहीं पे हमने बताया था आपको लाइकेन, जो सिम्बायोटिक रिलेशन को दिखाता है। ठीक, और लिटमस पेपर करता क्या है, तो यदि अम्ल प्रेजेंट होगा तो अम्ल प्रेजेंट होने में जो नीला लिटमस है वो क्या हो जाएगा, लाल, वो क्या हो जाएगा, लाल। ठीक, और यदि क्षार प्रेजेंट है तो क्षार प्रेजेंट होने पर जो लिटमस पेपर है वो लाल से क्या हो जाएगा, नीला, है ना। यही मैंने आपको बताया था, मैथिल ऑरेंज को आप ले लो या फिनोल्फ्थलीन को ले लो, ठीक है, मैथिल ऑरेंज को लो या फिनोल्फ्थलीन को लो, तो उन दोनों में ही क्या होता है, अम्ल अलग प्रॉपर्टी शो करता है और क्षार अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, अम्ल अलग प्रॉपर्टी शो करता है, क्षार अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अब आ गई तो देखते हैं। ठीक, जैसे ये था, देखो, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण आप कह दोगे हमने नहीं सुना अमोनिया पत्र, हमने कोबाल्ट पत्र भी नहीं सुना, लिटमस पेपर हमने सुना है। तो अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए हम लोग लिटमस पेपर का यूज करते हैं। अब बताओ, नीला लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो कौन कर देता है, आप कहोगे नीला लाल अम्ल, लाल को नीला आप कहोगे भस्म। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, जो भस्म जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्षार, उनको हम क्या बोलते हैं, क्षार। ठीक, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ठीक, होती होगी, हमको सही कथन बताना है। ठीक, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। अम्ल जो है वो नीले को करते हैं क्या, लाल, और क्षार करते हैं लाल को नीला, तो ये तो सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये चीज देखो देखने लायक है। आपने कहा भस्म, है ना, तो भस्म जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, क्षार। ठीक है, तो सभी क्षार तो भस्म होते हैं, लेकिन क्या सभी भस्म क्षार होते हैं, तो कुछ भस्म ऐसे भी तो हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते ही नहीं, है ना, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक, तो सभी क्षार तो भस्म होते हैं, तो सभी क्षार तो भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये बात भी है। अब आप खुद बताओ, एक और दो स्टेटमेंट सही है, तो क्या यहाँ अगर ऑप्शन डी हम देखें तो उपयुक्त तो सभी है, इसका मतलब ये भी हम इंक्लूड करेंगे, यानी कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया है इसमें हम ए बी और सी तीनों को लेके चलेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे वो कहता है, आगे पढ़िए वो क्या कह रहा, आगे कह रहा है, जल में घुलकर H+ देते हैं। ठीक है, भस्म का स्वाद होता है, खट्टा तो होता नहीं है, मीठा भी नहीं होता है, स्वादहीन भी नहीं होता, भस्म सर खारे होते हैं। ठीक, जलीय घोल में कौन सा आयन होता है भस्मों के, आप कह दोगे OH-। सभी लवण होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी लवण हैं सर वो आयन दिखाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा NaCl, तो बताओ ये Na+ और Cl-, है ना, तो ये क्या होते हैं, वैद्युत के अपघट्ट, तो वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, कह रहा है पीएच का निर्धारण किसने किया था, तो आप सोच के बताइए कि 1909 में सोरेनसन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने एक टेबल बनाई,
उस टेबल के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ रखा 7, यहाँ रखा 0, यहाँ रखा 14 और बोल दिया कि 7 जो पीएच रखता है वो क्या कहलाएगा, उदासीन। और 7 के अगर लेफ्ट में चलें तो अम्लों की प्रबलता आगे बढ़ने पर बढ़ती जाएगी। और 7 के राइट हैंड तरफ यदि हम देखें तो जितने भी कंसीडर होते हैं वो कहलाते हैं क्षार। क्या कहलाते हैं, क्षार। और यहाँ जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड में बढ़ते जाएंगे क्षारकता क्या होती जाएगी, मतलब क्षारीयता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये दिया था किसने, सोरेनसन। अब आप बताइएगा केवेंडिश ने क्या योगदान दिया था। प्रीस्टले ऑक्सीजन वाले थे और लेवाजियर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो केमिस्ट्री का पिता, आधुनिक रसायन विज्ञान। ठीक, आगे कह रहा है वो, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या होता है। आपसे कहा गया था कि शुद्ध जल की बात करो तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है 10⁻⁻⁷। अगर इसको हम लोग पीएच में रखें तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। अगर ये रखते 10⁻⁻⁷ और ये रखते लॉग, तो बताओ 10⁻⁻⁷ आ जाता है इधर, तो ये क्या हो जाता है 7 log 10 और इसकी वैल्यू क्या होती 7। ठीक, देखो सर, अ- अम्लीय घोल का पीएच क्या होता है। ठीक, अम्लीय घोल का पीएच क्या होता है। आप कहोगे सर अम्लीय है तो पक्की बात है 7 तो होगा नहीं, 7 से कम कितना भी हो सकता है 0 तक। ठीक, तो बताओ 7 से कम होता है। सर क्षारीय घोल, क्षारीय घोल का पीएच 7 से अधिक। उदासीन घोल पीएच, आप कहोगे उदासीन 7 होता है, 7 से पहले अम्ल, 7 से बाद क्षार, तो ये क्या हो जाएगा 7। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा अम्ल मान लो ये HCl है, ठीक है, और इसने मान लो सोडियम धातु से क्रिया कर दी। ठीक, तो क्या निकाल दिया। आप कहोगे अगर हम यहाँ देखें तो ये तो बना NaCl, ये NaCl बना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ ऐसे कर दूं और ऐसे कर दूं, ठीक, तो 2NaCl आ गया और साथ में H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, रक्त का पीएच हमने आपसे बताया था, ब्लड जो है वो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है 7 से अधिक पीएच, तो 7 से अधिक पीएच कहीं दिख रहा है 7.4। दूध का पीएच, दूध का पीएच, दूध अम्लीय होता है और जब दूध खट्टा होता है या दूध फट जाता है या दूध से दही बनाते हैं तो पीएच वैल्यू और कम होती है, यानी कि और अधिक वो अम्लीय हो जाता है। तो बताओ क्या यहाँ 7.4 होगा, 8.0 होगा, तो बताओ दूध का पीएच मान 6.6। ठीक, और यदि वो पूछे कि दूध से यदि दही बन गया तो क्या होगा, तो हो जाएगा 6.1। या स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि सामान्य दूध का जो पीएच है वो यदि मान लो 6 है और दूध से दही बनता है तो पीएच कितना हो जाएगा, तो पीएच घट जाएगा, है ना, मतलब और अधिक वो क्या हो जाएगा, अम्लीय। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अम्ल किसी दूसरे अम्ल की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली कहा जाए तो उसकी जो प्रबलता है उसको हम लोग केवल एक मापदंड में नापते हैं और उसको हम बोलते क्या हैं, तो वो कहते हैं कि जलीय विलयन में यदि क्विक या पूरा का पूरा वह H+ में टूट जाता तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रबल। ठीक, और जो H+ ना दे या स्लोली स्लोली दे उसको क्या बोलेंगे हम, दुर्बल अम्ल। तो देखो HCl है एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली, कह दो क्यों, क्योंकि क्या होगा, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है, जबकि एसिटिक अम्ल क्या होता है, संपूर्ण आयनित नहीं। मैंने आपको बताया भी था
जैसे CH3COOH, ठीक। मैंने आपको बताया था ये क्या है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक। यही मैंने आपको बताया था सर HCN, ये भी क्या था, दुर्बल अम्ल, ठीक। यहीं पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें NH4OH की, तो ये क्या है, दुर्बल, क्या है, दुर्बल क्षार, ठीक। और मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि अगर NH4OH जो क्या है, दुर्बल क्षार, ठीक। और ये क्या है, तो आपने कहा था सर HCl, जिसको बोल रहे हैं हम प्रबल अम्ल। तो बताओ ये जो क्षार और अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl, ठीक है। और क्या बनेगा, H2O। अगर ये बनता है तो वो पूछता है ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी प्रकृति क्या होगी, यानी कि यह जो NH4Cl आया है इसकी प्रकृति क्या होगी। तो याद रखिएगा आप, यदि प्रबल क्षार को यदि दुर्बल दुर्बल अम्ल से, ठीक है, अभिक्रिया कराते हैं तो जो प्रबल होता है वही बनता है। तो यहाँ क्षार प्रबल था तो क्या बनेगा, प्रबल लवण, ठीक है। इसकी जो लवण की जो वो होगी, मतलब ये किस टाइप का होगा, तो ये देखो हम यहाँ प्रबल क्या ले रहे हैं, अम्ल, तो ये क्या बनेगा, प्रबल अम्लीय होगा ये, ठीक है, प्रबल अम्लीय, ठीक। जैसे इसका एक उदाहरण बताइए आप, इसका एक उदाहरण बताओ। जैसे हमने कहा आप जबरदस्त प्रबल अम्ल क्षार ले लो NaOH, ठीक है, और दुर्बल अम्ल ले लो CH3COOH, ठीक है। क्या बनेगा, आपने कह दिया पहले तो भाई साहब CH3COONA और ये H2O, ठीक है। यहाँ कौन प्रबल था, क्षार, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय। इसको क्या बोलते हैं, तो सोडियम एसिटेट, क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट, ठीक। आ, एक और क्वेश्चन ये है कि HCOOH तथा CH3COOH में कौन कौन प्रबल अम्ल है, ठीक। तो प्रबल अम्ल वो होगा जो H+ बहुत तीव्रता से देगा, जो धीमे धीमे देगा वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल। तो इनमें जो प्रबल अम्ल है वो कौन है, HCOOH, जबकि CH3COOH में जो CH3COO माइनस और H+ है वो H+ बहुत धीमे धीमे निकलता है, ठीक। एक और क्वेश्चन है, वो कहता है, ठीक है, वो कहता है इनमें प्रबल अम्ल कौन है, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे मैंने आपसे कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये कहा आयोडीन, ठीक। तो वैद्युत ऋणात्मकता एक टर्म यूज होता है, वैद्युत ऋणात्मकता। वो वैद्युत ऋणात्मकता क्या कहलाता है, किसी एलिमेंट की जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस दिए गए तत्व की वैद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो यदि हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन की जो ये बॉन्ड बना, जैसे ये H है और ये F है, ठीक। तो अगर ध्यान से देखो तो फ्लोरीन की ऋणात्मकता बहुत जबरदस्त है। तो ये जो बॉन्ड का जो पेयर है, ये जो बॉन्ड का पेयर है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित कर रहा है तो बताओ H+ आजाद हो पाएगा यहाँ से, नहीं। और अगर H+ आजाद नहीं होगा, ठीक है, जैसे देखो ये क्या है, H+ और F- मान लो, ठीक, आयनिक कंपाउंड है, ठीक। तो ये H+ तो होगा ही नहीं, ये फ्लोरीन ये खींच लेगा। तो बताओ यहाँ से H+ निकलेगा नहीं, तो H+ यहाँ से आसानी से
और ब्रोमीन की बात करो तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके कंपैरिजन में कम है, तो ये H प्लस आसानी से रिलीज कर देगा, ये भी H प्लस आसानी से रिलीज कर देगा। तो यहाँ H प्लस ना निकलने की वजह से ये प्रबल अम्ल नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसी क्वेश्चन में। ठीक, बताइए। हाइड्रोक्लोरिक बता दिया मैंने अभी, क्या होता है, H प्लस आयन उत्पन्न करने में संपूर्ण आयनित होता है। ठीक है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त होते हैं, आप कह दोगे सामान्य कहलाते हैं। अम्ल में तो H प्लस होता है, भास्मिक में OH माइनस होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सामान्य लवण। कौन सा सामान्य लवण है, बताओ, कौन सा सामान्य लवण नहीं है, ये बताना। सामान्य लवण, तो आप कहोगे ये तो भैया सामान्य लवण है, क्योंकि यहाँ ना H प्लस ना OH माइनस, यहाँ पे भी ना H प्लस और ना OH माइनस, यहाँ पे ना H प्लस ना OH, देखो यहाँ पे H प्लस था, NaHSO4, तो ये क्या होगा, सामान्य लवण नहीं है। ठीक, बताओ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो मैंने आपको बताया था द्विक के बाद आगे जो वो था टॉपिक, वो था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, K4FeCN6 बिल्कुल है, K2HgI4 बिल्कुल है, यहाँ सिल्वर AgNH3 का होल ट्वाइस Cl ये भी बिल्कुल है, तो इनमें से ये सभी क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, मोहर लवण क्या था, तो मोहर लवण याद करो, एक तो मैंने बताया था पोटाश एलम, और उसके बाद मोहर लवण, तो मोहर लवण क्या है, डबल सॉल्ट, क्या है, द्विक सॉल्ट। ठीक, इधर आप बात करो तो सामान्य लवण इनमें से कौन सा है। ठीक है, अब आपको इनको फॉर्मूले आते हो तो आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा, ठीक, क्या कहा, सामान्य लवण। ठीक है, ना जा ना H प्लस हो ना OH माइनस। ठीक, तो बताओ बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता कि नहीं। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस होता कि नहीं। ठीक, फिट करी, हमने आपको बताया था K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। ठीक है, तो आप कहोगे बेरियम क्लोराइड हमने तो देखा है कि ना H ना OH, तो ये क्या हो जाएगा आपका सामान्य। अम्लीय में तो H प्लस जहां होगा वहां अम्लीय, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, और ये क्या होता है, तो Na2CO3। ठीक, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया आपका अम्लीय लवण। क्षारीय की सर फेरिक हाइड्रोक्साइड और द्विक की तो फिटकरी। ठीक है, तो डी का आप पहला मिला दो, तो डी का पहला एक यहाँ है एक यहाँ, अब ए का आप दूसरा मिला दो, ए का दूसरा कहाँ है, यहाँ। ठीक है, एक क्या क्या, डी का पहला, तो डी का पहला ये, अब ए का दूसरा, ए का दूसरा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। ठीक है, ठीक, देखो जल में सामान्य लवण के घोल में, जल में सामान्य लवण सर NaCl होता है,
इसके घोल में, मतलब जलीय घोल में, तो आप कहोगे सोडियम पॉजिटिव रहता है, मतलब सोडियम का धनात्मक और क्लोरीन का ऋणात्मक आयन होता है। ठीक है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। ठीक है। यह किसने कहा था? ठीक। अब मान लो हमने ब्रोंस्टेड और लॉरी आपको बताया था कि ये H प्लस और H माइनस, H प्लस जो देगा वो अम्ल, और जो H प्लस ले ले वो क्षार। तो यहां तो हमने डिस्कस कहीं नहीं किया था। ब्रोंस्टेड एवं लॉरी की परिकल्पना कहती थी, वो क्या कहती थी? वो अच्छा ठीक है, ब्रोंस्टेड और लॉरी तो यही सेम ही बोलते थे। आर्हीनियस कहते थे जलीय में H प्लस देना और OH माइनस देना, ये अम्ल की और ये क्षार की प्रवृत्ति होती। ठीक। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? डेवी। ठीक है। अब देखो ये तो रटने वाला क्वेश्चन है ना। अब हो सकता है ना पता हो तो कोई और मारेंगे। ठीक। लवण जो जल का अवशोषण करता है। ठीक। आप देखो, जैसे इसी में कहा एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का तो मतलब होता है कि जल को आप निकाल दो, मतलब -H2O कर दो। ठीक है। तो एनहाइड्रस का तो ये। अब बताओ, ये तो जल का अवशोषण कर रहा। देखो, फोबिया का मतलब होता है डर, और हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको वाटर से डर लगता हो, ऐसा लवण। तो ये भी नहीं है, ये तो अवशोषण कर रहा है ना। तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब क्या होता है? लविंग, मतलब प्यार करने वाली चीज। तो हाइड्रोफिलिक तो हुआ ये। और फिर क्या है? हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है। हाइग्रो तो आर्द्रता वाली जब चीज आएगी तो वहां यूज होगा हाइग्रो। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन जाएगा, वह सॉल्ट जो जल का अवशोषण करता है, वो हाइग्रोस्कोपिक। क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक। ताजे दूध का पीएच 6 है। देखो, अब वह खट्टा हो रहा, जैसे ही खट्टा होगा उसकी अम्लीयता बढ़ेगी, और अम्लीयता बढ़ने का सीधा सा मतलब यह है कि जो पीएच है वो कम होता जाएगा। ठीक है। तो यदि दूध का पीएच 6 है, तो यदि वह खट्टा होता है तो उसका पीएच 6 से कम हो जाएगा। ठीक है। पीएच मूल्यांक दर्शाता है, तो काय को दर्शाता है? अम्लीयता को या क्षारीयता को। ठीक। ठीक। वो कह रहा है, वो क्या कह रहा? पीएच मूल्यांक दर्शाता है। नेगेटिव से फोटो बनाने, रसायन की गुणवत्ता, ऐसा कुछ नहीं। भूकंप की तीव्रता सीज्मोग्राफ से। दूध की शुद्धता का मूल्यांक लेक्टोमीटर होता है ना। दूध कितना शुद्ध है उसके बारे में पता हम लेक्टोमीटर से लगाते हैं। ठीक है। तो बताओ, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का जो मूल्यांक है वो दर्शाता है कौन? पीएच मूल्यांक। ठीक है। पीएच मूल्यांक। आ गया ये। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? ठीक है। ठीक। तो अभी हाल हमने आपको बताया था सर, अमोनियम क्लोराइड एक क्षार और अम्ल का प्रोसेस किया हुआ पदार्थ है ना। तो बताओ NH4, ये लवण है तो किससे बन रहा होगा? अम्ल और क्षार से। तो यदि अम्ल और क्षार से बन रहा है तो NH4OH एक दुर्बल क्षार होता है, और ये Cl किससे आया होगा? HCl से। ये प्रबल अम्ल है। तो जो फाइनली लवण बनेगा वो क्या होगा? अम्लीय प्रवृत्ति का। वो क्या होगा? अम्लीय प्रवृत्ति का। ठीक है। H2O और NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जाता है। H2O और NaOH। ठीक है। कैसे विभेद किया जाएगा? आप कहोगे NaOH जो है वो क्या है? क्षार है। वो क्या है? क्षार। आप कहोगे ठीक है भाई।
ठीक है, तो ये क्षार है ना, ये क्षार है। आप कहोगे लाल लिटमस यूज करेंगे, और लाल लिटमस यदि नीला हो जाता है तो हम कह देंगे क्या कि ये क्षार है और ये अम्ल है। ठीक है, इसी को तो पृथक अगर हमको करना है तो क्या हम यूज करेंगे, लाल। क्यों? क्योंकि क्षार जो है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला, है ना। तो ऐसे तो ये भी हो सकता है कि भैया नीला आप ले लो, तो जल जो है वो तो न्यूट्रल वाली बात है ना, ना अम्ल है ना क्षार है, और ये क्षार है, तो क्षार को हटाने के लिए हम क्या कर दें, लाल लिटमस को नीला करा दें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण है, बताओ। ये तो सर Ag प्लस और Br माइनस है, ये HFN और ये H2CO3। ठीक है, अम्लीय लवण मुझे बताना है, अम्लीय लवण मुझे बताना है। ठीक है, ये तो कार्बोनिक अम्ल है ना, कौन सा हो जाएगा, HCl। ठीक है, क्या हो जाएगा, HClO। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल को नीला, लाल को नीला, देखो लवण है उसके जलीय विलयन की बात कर रहे हैं, तो यदि वो लवण अम्लीय प्रकृति रखता होगा तो लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला, लाल को क्या कर देगा, नीला। तो यदि लाल को वो नीला कर रहा है तो यहां तो H प्लस वाली कोई चीज है नहीं, यहां पर भी नहीं है, तो जब यहां H प्लस वाली चीज नहीं है तो ये है NaHCO3, ये क्या कर देगा, लाल लिटमस को नीला। क्यों? क्योंकि ये है तो लवण, लेकिन ये अम्लीय प्रकृति का होने की वजह से क्या कर देगा, लाल को नीला। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देखिएगा, ये क्वेश्चन, ये वाला, निम्न में से कौन अम्लीय लवण है। ठीक है, ये HCl में से होगा तो यही, जरा इनको देखना आप। ठीक है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है ना, कोई जलीय विलयन है, उसकी अम्लता का हमको परीक्षण करना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे हमने पीएच स्केल पढ़ा जो सोरेनसन ने दिया था, और उसके तहत हाइग्रोमीटर तो आर्द्रता वाली चीज है, एसिड मीटर, एसिड एमीटर धारा नापते हैं, तो पीएच मीटर से हम विलयन की अम्लता का परीक्षण करते हैं। ठीक है, कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, अम्ल नहीं है, तो वो लुईस अम्ल होते हैं जो लोन पेयर को ग्रहण करते हैं, है ना, और जो लोन पेयर को दान देते हैं उसको बोलते हैं लुईस क्षार। तो आप मुझे बताओ, AlCl3 है, तो AlCl3 है, तो बताओ ये Cl, ये Cl और ये Cl, है ना, बोरॉन 5 होता है, एल्यूमिनियम 13 होता है, तो ये तीन तो ये बॉन्ड बना देगा, तो 2 4 6 हो गए। यदि इसको एक लोन पेयर कहीं से मिल जाए, अष्टक इसका पूरा हो जाएगा। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इस वजह से ये क्या है, अम्ल। यही BF3 भी है, बोरोन का कितना होता है, 5, 3 का तो उसने बॉन्ड बना दिया, है ना, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, 6। तो इलेक्ट्रॉनों को यदि ये ले ले तो क्या हो जाएगा, ये भी लुईस अम्ल। यहाँ FeCl3 है ना, FeCl3, आप मुझे देख के बताओ, FeCl3, तो अगर मैं कहूँ आयरन कितना होता है, 26, ठीक, आयरन कितना होता है, 26, तो यहाँ पे भी ये टेंडेंसी रखेगा लोन पेयर को खींचने की। क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक का कंपाउंड है, और डी ब्लॉक के कंपाउंड में वैलेंस जो पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं ना, ठीक, ये खाली है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, आप कहोगे इसको भी हम लोग अम्ल की कैटेगरी में।
और ये है NH3। तो नाइट्रोजन होता है 7, तो 2 और 5, तो 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ तो इसने भैया बॉन्ड बना दिया, और बचा एक लोन पेयर, तो वो ये दान दे देगा। और जो दान देता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लुईस क्षार। तो NH3 क्या है, लुईस क्षार। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच अभी हल बताया कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। अब देखो ये अलग अलग लवण लिखे हुए हैं, न अम्ल लिखे हुए हैं, ठीक। तो कहता है टार्टिक अम्ल पाया कहाँ जाता है, आप कहोगे इमली में पाया जाता है टार्टिक अम्ल, ठीक है। अब एक चीज होती है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, है ना। बेकिंग सोडा और एक होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर में यूज हम करते हैं किसको, टार्ट्रिक एसिड को, ठीक है। क्योंकि बेकिंग सोडा किस प्रवृत्ति का है कहोगे आप, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जिस प्रवृत्ति का है उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं टार्टिक अम्ल का, और वो क्या बना देता है, बेकिंग पाउडर, ठीक। या आप इतना समझो कि बेकिंग पाउडर में हम टार्टिक अम्ल का बहुत अधिक यूज करते हैं, ठीक है। अब अचार वाली जितनी चीजें होती हैं या चटनी वाली जितनी चीजें होती हैं वहां पर हम एसिटिक अम्ल का यूज करते हैं, ठीक है, सिरका। सुना भी होगा, अचार बनाने के लिए हम उसमें सिरका को इंक्लूड करते हैं। सिरका किस प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय। फिर बात करोगे कार्बोनिक एसिड, तो जो शीतल पेय है ना, जिसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, तो शीतल पेयों में जो यूज होता है वो कौन सा होता है, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। शायद यहाँ पे ये गलत दिया है H2CO3, कार्बोनिक अम्लों का यूज हम लोग शीतल पेयों में करते हैं, ठीक है। अब इसका तो आपको पता ही है, इसका तो पता ही है कि जो बैटरियां रहती हैं, बैटरी, वहां पर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं, ठीक। अब बहुत से सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम में एक छोटा सा ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि एक्वारेजिया क्या होता है, ठीक है। एक्वारेजिया किस किस का मिश्रण है। तो देखो, जैसे मैंने आपसे कहा HCl और HNO3, है ना, ठीक। तो यहाँ पे वो चेंज क्या करता है, यहाँ वो देता है ये, या यहाँ वो देता है ये, ठीक। या ऑप्शन चेंज कर देता, यहाँ 1 2 ऐसे कुछ लेता। तो देखो जो छोटा है वो अधिक मल्टीपल रख रहा है, मतलब 3 भाग यदि हम HCl ले लें और 1 भाग HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल ले लें, तो ये दोनों जो चीजें हैं ये मिलकर बनाती हैं एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया, ठीक है। अब नाइट्रिक अम्ल का बहुत जगहों पे यूज है, ठीक। जरा आप सोचिए कि एक आध जगह कोई ऐसी जहां पे नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है, मैंने आप ही बताया एक्वारेजिया, है ना। पूछता है वो कि एक्वारेजिया में निम्न में से कौन से अम्ल होते हैं, आप कहोगे HCl बिल्कुल, HNO3 बिल्कुल, दोनों बिल्कुल, है ना, और कोई एक और अम्ल दे देगा, तो वो नहीं होता है, ठीक है। फार्मिक अम्ल, ये चींटी काटती तो, और बाकी इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर ये बेंजोइक एसिड, है ना। तो बेंजोइक एसिड खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, ठीक है, खाद्य पदार्थों का जब हम परिरक्षण करते हैं तो वहां पर जो एसिड यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये पता ही है आपको, साइट्रिक अम्ल, है ना, नींबू और संतरा। और ये है ऑक्जेलिक एसिड, कहाँ पाया जाता है, ये है टमाटर में। टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अब देखो मैं आपको 12 13 क्वेश्चन केवल पीसीएस के ही लिख रहा हूँ, ठीक। ये सारे पीसीएस के ही हैं,
देखो ये यूपीएससी में आया था बहुत पहले, है ना। ये कह रहा था H2SO4 को तनु करने के लिए हम जल में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं। क्यों भैया, क्यों जल में मिलाते हैं? ठीक। दूसरा कह रहा था आप जल में कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दो, ये बना। इसकी प्रकृति बताओ। ठीक है। फिर कोका कोला, ये क्वेश्चन पूछा गया है, खट्टा स्वाद होता है और किसकी वजह से होता है ये भी पूछा है। ठीक है। फास्फोरिक अम्ल। ठीक। मांसपेशियों में थकान। ठीक है। मक्खन। ठीक है। दूध में। सेब में। ठीक है। ठीक। ये सारे सिविल के ही क्वेश्चन है। ठीक। देखो ये पूछा गया है, बहुत पहले पूछा गया है यूपीएससी में। ठीक। कि यदि हमको H2SO4 दिया हो और उच्च H2SO4 को हमको तनु करना हो, है ना, तनु मतलब डाइल्यूट करना हो, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या हम H2SO4 में पानी मिलाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिया है, ये क्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपीय। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में होता क्या है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा क्या निकलती है? एनर्जी, है ना, ऊष्मा। तो ऊष्मा ना निकले, इस वजह से हम तनु करने के लिए जल में मिलाते हैं हमेशा, किसको? H2SO4 को। ठीक। इसका जो एग्जैक्ट रीजन दिया था ऑप्शंस में, वो क्या था कि विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट जो है किसकी? जल की, वो बहुत अधिक होती है। ठीक है। दूसरा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तीसरा, बहुत अधिक एनर्जी निकलती है। ठीक। इसी सब को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वाटर में जल, मतलब वाटर में अम्ल को। ये कह रहा है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम मिलाते हैं तो कार्बोनिक अम्ल जो H2CO3 बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है? उसकी प्रकृति क्या होती है? तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है। क्या होती है? अम्लीय। ठीक। कोका कोला का खट्टा स्वाद होता है। तो अभी मैंने बताया सॉफ्ट ड्रिंक या जो कोल्ड ड्रिंक हैं, उनमें हम लोग यूज करते हैं फास्फोरिल, फास्फोरिक एसिड। और फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं तो एसिड का तो जो टेस्ट है वही होता क्या? खट्टा। तो खट्टा होने का जो रीजन है वो क्या है? अम्ल की उपस्थिति। और अम्ल कौन सा? तो फास्फोरिक अम्ल। ठीक है। कौन सा अम्ल? तो आप कहोगे फास्फोरिक अम्ल। ठीक। बहुत अधिक समय तक काम करने से या दौड़ लगाने से या कोई भी वर्क करने से मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होती है ना, थकान आती। तो वो थकान एक एसिड का बनना होता है। वो एसिड होता कौन सा है? ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप कहोगे मांसपेशियों में जो थकान है वो लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड?
लैक्टिक एसिड, एसिड के बनने। ठीक है, अब वो कहता है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यूज होता है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यूज होता है। ठीक, मान लो आ गया और 4 ऑप्शन दे दिया उसने, तो अगर नहीं आता है तो फंस जाओगे। तो फोटोग्राफी में जो यूज होता है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल, COOH और COOH। ठीक है, मक्खन में वो कहता है मक्खन में कौन सा एसिड होता है। जैसे दूध में तो पता है भैया लैक्टिक एसिड होता है, सेब में कौन सा एसिड होता है, तो सेब में होता है मैलाइक। कौन सा एसिड, मैलाइक एसिड। ठीक है, तो वो पूछता है मक्खन में कौन सा एसिड होता है। ठीक, पता है मक्खन में होता ब्यूटायरिक। कौन सा, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक, कपड़े से हम लोग स्याही के धब्बों को हटाने के लिए एसिड का यूज करते हैं, है ना। तो वो एसिड कौन सा होता है, ये सारे के सारे यूपी PCS में, झारखंड में, उत्तराखंड में सारे आए हुए हैं। ठीक, तो विरंजक का काम या स्याही को हटाने का काम कपड़े से कौन करता है। ठीक, तो यहाँ पे भी यही है कौन, ऑक्जेलिक एसिड, यही ऑक्जेलिक। ठीक, अब वो कहता है विरंजक कौन है, SO2, SO3। ठीक, तो मैंने आपको बताया था SO2 को हम विरंजक के तौर पर भी यूज करते हैं। ठीक है, किसके तौर पर, विरंजक के तौर पर भी यूज करते हैं। ठीक, ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, तो ये हो गए हम लोग के किसके, अम्ल क्षार तथा लवण से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो सारे। ठीक है, अब हम लोग अपने नए टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक का नाम हम लोग कहते हैं, ठीक, जिसका नाम है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग, इस टॉपिक से भी हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना भी हमको नेसेसरी है। ठीक, तो केमिकल बॉन्डिंग के तहत हमको पढ़ना क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ठीक, तो आपको ये पता है कि जो एलिमेंट हैं उनके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, उस तत्व को उस तत्व को अक्रिय बनाने के लिए या अक्रिय गैसों जैसा या इनर्ट या कह लो स्थायी बनाने के लिए या तो निकलते हैं या किसी एनदर तत्व से संयोग करते हैं, है ना। तो उसके आधार पर आप कहोगे प्रकृति, है ना, प्रकृति जो होती है बंधों की, है ना। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, आयनिक बंध, आयनिक बंध। ठीक है, जैसे आपसे कहा NaCl, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मैंने आपसे कहा MgCl2, आपने कहा ये है मैग्नीशियम, ये है, ये Cl है और ये Cl है। ठीक है, तो Mg ये +2 बना लेगा, ये Cl माइनस और ये Cl माइनस, है ना। तो ये क्या है, ये जो बना रहा है कंपाउंड, वो कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होके आप कह दो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होता है वहां जो बंध की प्रकृति है वो क्या होती है, आयनिक, है ना। अब आयनिक बंधों का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, उच्च। क्या होता है, हाई जो होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च। अब दूसरे प्रकार के बंध की प्रकृति को देखो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सह संयोजी बंध। ठीक, जैसे पूछा जाता है
पिछले वाले में, कि जो धातु और अधातु हैं उनके मध्य जो बॉन्ड बनता है वो किस प्रकृति को रखता है। आपने कहा कि अभी आपने पढ़ाया कि ये सोडियम था, ये क्लोरीन था, है ना, या बहुत से जितने भी मैक्सिमम हैं वो जो बंध बनाएंगे वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, मतलब जो बंध बनेगा वो कौन सा होगा, वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी बंध, है ना। तो सहसंयोजी बंध का मतलब होता है कि यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। क्या हो रहा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे हमने आपसे कहा सर ये है हाइड्रोजन, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना दिया, है ना। तो ये बन क्या गया, H2, ये क्या बन गया, H2। और यहां पर जो बंध बना वो क्या कहलाएगा, कोवैलेंट, सहसंयोजी बंध। ठीक, जैसे हमने आपसे कहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाहरी ओर में कितने होते हैं, 5। इसने एक और नाइट्रोजन को पकड़ा, 1 2 3 4 5। ठीक, इसने इससे बॉन्ड बनाया, इसने इससे और इसने इससे। ठीक, तो बताओ इसकी प्रकृति क्या हुई, कहोगे सहसंयोजी। क्यों, क्योंकि ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा, ना ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा, बल्कि दोनों अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। और जहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां किसकी बात होगी, सहसंयोजी बंध। ठीक है। ठीक, जैसे मान लो ये O2 था, ऑक्सीजन में 6 होते ना, 8 होते तो 2 और 6 हुआ, तो ये O2 भी किस टाइप का हो जाएगा, सह संयोजी। ठीक है। ठीक, अब तीसरा जो टाइप आता है उस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, उप सह संयोजी बंध, उप सह संयोजी बंध। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इस वाले बंध में ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, पहला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता। ठीक है, बल्कि पूरा का पूरा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी एलिमेंट पर उपस्थित होगा। जैसे मैंने अभी बताया लुईस अम्ल, BF3, AlGl3, FeCl3, तो ये काय की टेंडेंसी रखते थे, लोन पेयर को लेने की। तो लोन पेयर को कोई देगा तब तो ये लेंगे, है ना। तो वैसा पूरा का पूरा कंपाउंड जिसमें एक लोन पेयर दिया जा रहा हो और वो किसी दूसरे द्वारा लिया जा रहा हो, तो उस टाइप के बंध को हम लोग क्या बोलेंगे, उपसह संयोजी बंध। और यहाँ पर जो हम बॉन्ड को दर्शाएंगे वो किससे दर्शाएंगे, ऐसे से। ठीक है। ठीक, तो आयन कहाँ बनते हैं, आप कहोगे वैद्युत संयोजी बंध में। सिंगल बॉन्ड कहाँ बनता है, तो आप कहोगे सिंगल बॉन्ड सह संयोजी में, डबल बॉन्ड सह संयोजी में, ट्रिपल बॉन्ड सह संयोजी में। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की अगर बात करो तो इसको बोलते हैं हम सिग्मा, है ना, या भी ऑर्गेनिक में हम लोग देखेंगे। ठीक, सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इतनी बात तो हुई हम लोग की बंधों की। अब ये कहाँ पाया जाता है, उपसह संयोजी बंधों में। ठीक, तो इसमें जैसे मान लो यही मैं पढ़ता हूं आपसे, वो कहता है धनायन कब बनता है, वैद्युत संयोजी यौगिकों में। बनता कब है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक, ऋणायन कब बनता है, वैद्युत संयोजी यौगिक में। कब, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। उसने पूछा आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है, वैद्युत संयोजी। ठीक है। ठीक है,
अब वो कहता है जैसे वैद्युत संयोजक बंध है। ऑप्शन नंबर 1 दिया CCl4, ऑप्शन 2 दिया N2, ऑप्शन 3 दिया CH4, ऑप्शन 4 दिया है आपका CaCl2। वो कह रहा है वैद्युत संयोजक बंध। ठीक। आप कहो कार्बन है, कार्बन की बात करो तो मैक्सिमम जगहों पे क्या चीज होती है, सहसंयोजी बंध बनाता है ना। तो CCl4 तो सीधी सी बात है, कार्बन के ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन, लो ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। ठीक है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कहाँ आते हैं, सहसंयोजी। N2 अभी हाल बताया आपको। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड रहता। CH4 फिर वही, और CaCl2 का बताया तो ये Ca+2 होता है और 2Cl माइनस हो जाता है। ठीक। तो ये क्या है, सहसंयोजी यौगिक। ये क्या है, सहसंयोजी यौगिक। ठीक। इसी में वो कहता है मिथेन। ठीक। या कहीं कहीं लिखे रहता है मेथेन। तो आप कहोगे मेथेन CH4 होता है और ये जो बंध है ये सहसंयोजी है ना। तो वो पूछ रहा है इसमें डबल बॉन्ड रहते हैं, सिंगल बॉन्ड रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। अभी हाल बताया आपको कि ये क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है। ठीक है। जब सिंगल बॉन्ड रहते हैं किसी कार्बनिक कंपाउंड में, तो वो जो कैटेगरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त। क्या बोलते हैं, संतृप्त। और यदि केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक। और यदि कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, साथ में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलते हैं असंतृप्त। क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। जैसे पूछता भी है, अभी मैं नेक्स्ट लूंगा क्लास तो उसमें ऑर्गेनिक देखेंगे। जैसे कहता है C2H6, C3H8, और कहता है C2H4। ठीक। और कहता है मान लो C4 और H10। ठीक। वो कहता है इनमें से कौन सा अलग है, इनमें से कौन सा जो कार्बनिक कंपाउंड है वो अलग है। तो आप कहोगे ये कार्बन और हाइड्रोजन वाली चीज ही है, और कार्बन और हाइड्रोजन है इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन तीन टाइप से हमने देखवाए, एक को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड जहां हो, एक को बोलते हैं जहां डबल बॉन्ड, और एक को बोलते हैं जहां ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जहां होता है उसको संतृप्त, और डबल और ट्रिपल को असंतृप्त। तो संतृप्त का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आता है CnH2n+2। असंतृप्त में यदि डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा तो ये आता है CnH2n, और यदि ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर करता है तो CnH2n-2। ठीक। अब यहां आप रख के देख लो, यहां दो थे हाइड्रोजन, दो थे कार्बन, तो दो कार्बन और उसका दुगना कर दिया और दो जोड़ दिया। तो दो का दुगना किया 4 और उसमें दो जोड़ दिया तो 6। तो ये तो हुआ भाई साहब एल्केन। एल्केन, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ये है 3 था, 3 का दुगना कितना 6, उसमें दो और जोड़ दिया, तो ये भी क्या था, एल्केन। इधर बात करो तो ये C4H10 है, 4 लिया और 4 का दुगना किया तो 8 और उसमें दो जोड़ दिया, टोटल 10। यानी कि ये भी CnH2n को फॉलो कर रहा। तो बताओ यही हो जाएगा अलग, क्यों, क्योंकि यहाँ दो थे कार्बन और उसके दुगने थे क्या, हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये है क्या, तो ये है एल्कीन। ठीक है। ये क्या है, एल्कीन। ठीक। फिलहाल ये तो चीज हम लोग की थी नहीं। ठीक। अब यहीं पर एक छोटी सी चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं
संकरण, ठीक। लोग देसी में आप समझो तो मिक्सिंग ऑफ जो ऑर्बिटल हैं, मिक्सिंग ऑफ जो ऑर्बिटल हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, संकरण। उसको हम क्या बोलते हैं, संकरण। बहुत सारे एग्जामों में छोटे छोटे क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक। तो मैं आपको इसका केवल लेहमन लैंग्वेज में प्रोसेस बता ही देता हूँ, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको बता ही देता हूँ, ठीक। जैसे हमने आपसे कहा हमारे पास एक कंपाउंडर था H2, ठीक है। दूसरा कंपाउंड मान लो हमारे पास था सर SO2, ठीक। तीसरा कंपाउंड था मान लो सर PCl3, चौथा था सर PCl5, ठीक है। और मान लो NH3 ले लो, ठीक है। लो OF2 ले लो, या बहुत सारे ले लो, ठीक। तो वो एक तो पूछता है कि दिए गए कंपाउंड में या दिए गए यौगिकों में कौन सा संकरण है, क्या पूछता है, कौन सा संकरण है, ठीक। तो देखो संकरण की अगर आप बात करो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने आपको बता दी है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी देखो ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक हैं, अकार्बनिक हैं, क्यों है, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी हम कार्बन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जहाँ कार्बन आएगा वहाँ पे कार्बनिक कंपाउंड होंगे। तो आपसे कहा इन दिए गए यौगिकों में आपको कुछ नहीं करना है, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको गिन लेना, ठीक है। उनको इंडिविजुअली एलिमेंट के लिए निकाल के, उनको इंडिविजुअली एलिमेंट के लिए निकाल के आप सबको जोड़ दो, ठीक है। सबको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप किसका भाग दो, दो का, ठीक है। और यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो आप सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने के बाद भाग दो किसका, आठ का, ठीक है। अब आठ का भाग देने के बाद यदि पूरा चला जाए, पूरा चला जाए तो जो भागफल आएगा, जैसे आया चार, ठीक। तो आप बताओ एस कितना होता है, एक। पी कितने होते हैं, तीन। डी कितने होते हैं, पाँच। और एफ कितने होते हैं, सात, ठीक। तो जो भागफल आएगा आप सिक्वेंस वाइज उनको बांट देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा मान लो ये है H2O है, ठीक। तो आप कहोगे हाइड्रोजन का जो एक हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एक होता है ना। ऐसे या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, H पॉजिटिव होगा, या H से कंबाइंड होगा तो H2 बना लेगा, है ना, है ना। तो यहाँ एक हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो दो के कितने हो गए, दो, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टोटल क्रमांक रखता है आठ, तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हुए, छः। कितने हुए, छः। तो यहाँ हमने जोड़ा छः, कितना हुआ ये, आठ। अब बताओ यहाँ हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट है तो हम दो का भाग दें, दो का भाग देते हैं तो कितना आया, चार, है ना। और चार में एक होता है एस, एक से ज़्यादा तो जाता नहीं है, और बचते हैं तीन, तो पी होते हैं तीन। तो H2O या जल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, संकरण क्या होता है, आप कहोगे sp3, ठीक है, sp3। अब मैंने आपसे कहा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। अब याद करो सल्फर किस तत्व, किस वर्ग का तत्व है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन परिवार के जो तत्व हैं उन्हीं में आता है क्या, उन्हीं में क्या आता है, सल्फर, ठीक है। तो सल्फर के भी बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होंगे जितने ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का मैंने अभी बताया दो और छः, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सल्फर दो, आठ और छः, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने हो जाएंगे, छः, ठीक है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितने होंगे वैलेंस, तो छः, तो दो में कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे बारह, ठीक है। कितने हो जाएंगे, बारह। तो आप इनको जोड़ो तो बारह और छः कितना आया, अठारह, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, यदि हाइड्रोजन नहीं है तो हम किसका भाग देंगे, आठ का, किसका, आठ का। आप बताओ आठ का यदि मैं भाग देता हूँ
तो कितनी बार गया, 2 बार। अब यहाँ बचा कितना, आप कहोगे 2। कितना बचा, 2। तो जो रिमेनिंग है उसको किससे भाग देंगे, फिर 2 से। उसको किससे भाग देंगे, फिर 2 से। तो यहाँ कितना बचा, 1। तो 2 तो ये आया और 1 भागफल ये आया। तो 2 और 1 कितना हुआ, 3। और 3 को मैं क्या लिख दूं, तो 1 एस और ये पी के कितने, 2। तो SO2 का संकरण क्या होता है, आप कहोगे sp2। वाटर यानी कि जल का संकरण क्या होता है, आप कहोगे sp3। ठीक है। मान लो ये कहा PCl3 का संकरण। ठीक है। आप कहोगे फास्फोरस नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में आता है। आता है। और नाइट्रोजन परिवार के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का मैंने कहा 7 होता, तो ये 2 और 5 रखेगा कि नहीं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हुए, 5। कितने हुए, 5। अब बताओ, 5 तो हुए फास्फोरस के, और क्लोरीन के कितने होते हैं, तो क्लोरीन 17 होता है। यानी कि ये होता है 2, ये होता है 8 और फिर ये होता है कितना, 7। तो 8 और 2 तो ये हुआ 10। खत्म। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। तो 3 थे क्लोरीन, तो 7 3 कितना हुआ, 21। और 21 में 5 जोड़ दो तो कितना हुआ सर, 26। क्या यहाँ हाइड्रोजन है, नहीं। तो जब हाइड्रोजन नहीं है तो आप 8 से दे दो भाग। 8 से यदि भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। बचा कितना, 2। अब उस 2 को किससे भाग देंगे हम, 2 से। यहाँ कितना बचा, 1। तो 3 ये और 1 ये कितना हुआ, 4। कितना हुआ, 4। और 4 को हम क्या बोलते हैं, 1 एस और ये 3 पी। क्या हुआ, sp3। तो PCl3 का क्या हुआ, sp3। ठीक। यही उसने कहा PCl5 का, है ना। PCl5 का। आप कहोगे फास्फोरस कितना है, 5। 5 क्लोरीन है यहाँ पे, तो 7 पंचे 35 हुआ। कितने का भाग, 8 का। 40/8। कितनी बार गया, 5 बार। तो ये कितना आ गया, 1 एस 3 पी और ये 3। तो sp3d किसका हुआ, PCl5 का। ऐसे ही उसने कहा NH3। आपने कहा नाइट्रोजन कितना होता है, 5। हाइड्रोजन 1 होता है और 3 है, तो यहाँ कितना, 3। 5 और 3 कितना, 8। हाइड्रोजन है तो भाग कितना, 2। कितना आया, 4। और 4 को मैं क्या लिखता हूँ, sp3। खत्म। ठीक। इसका आप निकालो OF2। OF2 ऑक्सीजन क्रमांक होता है 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 2 और 6। तो 6 तो हुए ऑक्सीजन के। क्लोरीन क्लोरीन में ही आता है, क्लोरीन वाले ग्रुप में ही आता है। तो 7 दूनी कितना हुआ, 14। 14 छः कितना हुआ, 20। भाग किसका, 8 का। 8 दूनी 16। कितना बचा, 4। 4 को फिर किससे, 2 से। कितना बचा, 2। 2 ये 2 ये कितना हुआ, 4। 4 को क्या लिखता हूँ, sp। खत्म। ठीक है। तो ये हो गए बेसिक चीजें जिसको बोलते हैं हम संकरण। ठीक है। बंध 3, वैद्युत, सह और उपसह। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सह में, आयन वैद्युत संयोजी में, और जो तीसरा था वो। ठीक है। अब इसी में यह एक क्वेश्चन इसका लेते हैं। देखो उसने दिया है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक। दूसरा दिया उसने
दूसरा दिया उसने मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक। थर्ड दिया है उसने सोडियम क्लोराइड, और फोर्थ दिया है भाई साहब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक। वो पूछ रहा है कौन सह संयोजक यौगिक है, ठीक। कौन सह संयोजक यौगिक है, कह दोगे कैल्शियम, क्षारीय मृदा धातुओं में आता है, और ये क्या बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। ये क्या है मैग्नीशियम, क्या बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। ये सोडियम क्लोराइड क्या बनाता है आयनिक। तो जब तीन बनाते हैं आयनिक तो बचा हुआ क्या बनाएगा, क्या बनाएगा सह संयोजी बंध, ठीक। तो ये हमने आज देखा बंध के बारे में, जितने बंध बनते हैं या जैसी प्रोसेस होती हैं या जिस टाइप के संकरण यूज होते हैं, ठीक। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।